नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष पांडे है और आप देख रहे हैं पोल टॉक। आज हम बात करेंगे उन नेताओं की जो 2023 में सिस्टम में थे, चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव जीतने और हारने की स्थिति में थे। उस दौरान कहा जा रहा था कि जब बीजेपी की यहाँ सरकार बनी है तो ये वो नेता हैं जो भजन लाल सरकार को मजबूती से टक्कर देंगे, विधानसभा चलने नहीं देंगे, मुद्दों पे बात करेंगे। ये वो नेता हैं जो राजस्थान के दिग्गज नेता हैं। लेकिन समय का चक्र ऐसा चला कि ज़्यादातर उसमें से नेता सिस्टम से आउट हो गए हैं, खुद विधानसभा में नहीं आ पा रहे हैं। कुछ तो सांसद बन गए हैं, कुछ चुनाव जीते नहीं, कुछ संगठन में आने की संभावनाएं थी, वो भी नहीं पूरा हो पाया। अब लोग कह रहे हैं अपनों की टकराहट में कमज़ोर हुए ये दिग्गज नेता और मौज हो गई भजन लाल सरकार की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक एक उन नेताओं की जो ये चुनौती देने की स्थिति में थे कि भजन लाल सरकार, जो मंत्रिमंडल है, जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री हैं, वो नए लोग हैं, उनको चुनौती दी जाएगी, उन्हें घेरा जाएगा मुद्दों पर। लेकिन आज वो सारे विधायक कहीं न कहीं विधानसभा से आउट हो चुके हैं और खुद अपनी आदतों, अपनी हरकतों और अपनी रणनीति के तहत उसमें किसी का बड़ा रोल नहीं है। हम शुरुआत करेंगे उन नेताओं के बारे में, आपको बताएंगे कि वो कौन से नेता थे जो बीजेपी के लिए संकट हो सकते थे, लेकिन अब वो संकट देने की स्थिति में नहीं है। उसमें एक ऐसी पार्टी है जिसका कोई विधायक विधानसभा में नहीं है। उसमें एक ऐसी पार्टी भी है जिसका खुद मुखिया सांसद बन गया है और उसके जो विधायक हैं वो अपनी बातों को रख नहीं पा रहे हैं। खास करके आप बजट सत्र देखिए, पूरा बजट सत्र निकल गया और कहीं कुछ भी कहानी साफ नहीं हो पाई। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि सरकार को विपक्ष ने मजबूती के साथ घेरा हो मुद्दों पर। वो अलग बात है जब किरोड़ी लाल मीणा और तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी और डोटासरा ने बेल में जाकर के हंगामा किया, वो अलग मुद्दा था। लेकिन मुद्दों पर सरकार को घेरने की जो एक तैयारी थी वो नहीं पूरी हो पाई। तो आइए शुरू करते हैं उन नेताओं की कहानी और उनके बारे में बताएंगे कैसे वो सदन से आउट हुए और आज दूसरे के विरोधी बने बैठे हैं और भजन लाल सरकार की मौज पूरी तरह से चल रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे किरोड़ी लाल मीणा की, जो विपक्ष के लिए सिरदर्द थे 2023 में, 2023 के पहले, क्योंकि वो राज्यसभा सदस्य हुआ करते थे। लेकिन उन्हें बीजेपी ने सवाई माधोपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ाया, चुनाव जीत करके आए। उनके लोगों को लगा कि बाबा जो है सीएम बनेंगे, सीएम नहीं बने तो डिप्टी सीएम बने, डिप्टी सीएम नहीं बने तो गृह मंत्रालय मिलेगा, शिक्षा मंत्रालय मिलेगा, ये भी नहीं मिला तो उन्हें कृषि मंत्रालय पर संतोष करना पड़ा। लेकिन बाबा धीरे धीरे अपनी बयानों की वजह से सिस्टम से कमज़ोर होते चले गए और अब खुद सदन में नहीं आ रहे हैं। ये वही बाबा हैं जिसे किरोड़ी लाल मीणा को लोग राजस्थान का नायक मानते थे। आज उनकी चर्चा भी नहीं हो पा रही है। अगर ये सदन में होते तो अपनी बातों को रखने के लिए विपक्ष पर भी भारी पड़ते, सदन में सत्ता पक्ष से भी कई बार सवाल कर लेते थे, तमाम सारी बातें थे। लेकिन फिलहाल किरोड़ी लाल मीणा ने जिस 2023 के पहले अशोक गहलोत को लगातार मुद्दों पर घेरा, आज वो खुद सदन में नहीं है। इसी तरीके से दूसरे नेता हैं हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल 2023 में विधानसभा का चुनाव जीत करके आए खिंसर से, लगातार सदन में वो चर्चा करते थे। जब एक बार किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि एनएनपी, तो उन्होंने कहा कि अरे रुकिए डॉक्टर साहब, आपने अपने पार्टी का नाम तो नहीं रख दिया। इस तरीके से हनुमान बेनीवाल लगातार विधानसभा में मुद्दों पर लेकर के घेरा करते थे। लेकिन हनुमान बेनीवाल सांसद बन जाते हैं। लोगों को लगा कि हनुमान बेनीवाल की जगह उनकी पत्नी या उनके भाई विधानसभा चुनाव जीत करके आएंगे, आरएलपी की आवाज़ बुलंद करेंगे। लेकिन उनकी पत्नी भी चुनाव हार जाती हैं। कनका बेनीवाल 2024 में उपचुनाव हुआ, उसमें भी उन्हें हार मिली और उसके बाद हनुमान बेनीवाल की पार्टी का जो संख्या है वो 0 हो गया है। तो किरोड़ी लाल मीणा हनुमान बेनीवाल में जहाँ संवाद हुआ करता था, विरोध हुआ करता था, विधानसभा में टोका टाकी होती थी, वो सब बंद हो गया है। ना तो किरोड़ी दिख रहे हैं, ना हनुमान बेनीवाल की पार्टी कोई विधायक है जो वहाँ पर बात रख पाए। बेनीवाल अब विधानसभा में नहीं है। इस तरीके से ये दो नेता जो अब पूरी तरह से कमज़ोर हो गए हैं, विधानसभा में दिखाई नहीं दे रहे हैं और अब सरकार आराम से अपना कार्यकाल पूरा कर रही है, अपनी बातों को रख रही है, बिल ला रही है, विधेयक ला रही है, संशोधन ला रही है, तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कोई टोका टाकी नहीं हो रही है। तीसरे नेता हैं गोविंद सिंह डोटासरा। गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, शिक्षा मंत्री रहे
उन्हें लेकर के हमेशा सदन में गर्माहट रहती थी। जब राजेंद्र राठौर का नाम आता था ये खुद चुटकी काटते थे कि राठौर को यहाँ सदन याद कर रहा है, उन्हें होना चाहिए था। लेकिन धीरे धीरे डोटासरा और टीकाराम जूली और डोटासरा के साथ जो और नेता थे, धीरे धीरे उनमें इस तरह से मनमुटाव हुआ। जो बात सामने आई, जो बातें कही जा रही हैं सियासी गलियारों में कि डोटासरा पार्टी में अलग थलग पड़ गए हैं, उनके साथ लोग मिल नहीं रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों डोटासरा ने फोटो जारी की, इसमें उनके साथ टीकाराम जूली बैठे हुए हैं, कुछ उनके साथ विधायक बैठे हुए हैं। उन्होंने ये कहा कि इस पर शिष्टाचार मुलाकात हुई, इस पर बातचीत हुई, लेकिन डोटासरा ने ये अभी तक नहीं बताया कि विधानसभा कब आएंगे। क्या इस बजट सत्र में डोटासरा खुद नहीं आना चाहते हैं? क्या वजह है? सरकार को हमेशा कहते थे हम घेरेंगे, रेल बना देंगे, सरकार चलने नहीं देंगे, सदन से सड़क तक लड़ेंगे, लेकिन कहीं भी डोटासरा का वो विरोध, वो प्रतिरोध दिख नहीं रहा है। धीरे धीरे डोटासरा भी अपने ही पार्टी के गुट में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उनका तनाव है, इस तरह से उनकी लड़ाइयाँ सामने आ रही हैं। अब डोटासरा भी भजन लाल सरकार पर आरोप नहीं लगा पा रहे हैं और न घेर पा रहे हैं, न सड़क पर न सदन में। तो एक और बड़ा विकेट अगर माना जाए तो वो भी विधानसभा में नहीं दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से जिस तरीके से बातें हो रही थी तीन नेताओं की हमने बताई। अब आगे हम बात करते हैं एक और नेता की। चौथा नाम है दिव्या मदेरणा का। दिव्या मदेरणा बड़ी फायर ब्रांड नेता हुआ करती थी। जब अशोक गहलोत सचिन पायलट का विवाद चल रहा था, उस दौरान भी वो बीच में आकर के अपने पिताजी, अपने दादा की बातें बताया करती थी और फायर ब्रांड की तरह बैठती थी। टीवी पे, चैनल पे हमेशा छाई रहती थी। उन्हें उम्मीद थी कि चुनाव जीत करके आएंगी, लेकिन चुनाव बहुत कम वोटों से हार जाती हैं। और ओसिया से चुनाव हारने के बाद ये मैसेज था कि दिव्या मदेरणा जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई दी थी राहुल गांधी के साथ, ये माना जा रहा था राहुल गांधी से उनकी करीबी अच्छी है, उन्हें अब बड़ा पद मिल सकता है। या यूँ कहें जिस तरह डोटासरा का कार्यकाल खत्म हो रहा था, उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता था, उन्हें महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता था, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। दिव्या मदेरणा अगर संगठन में होती तो आज सड़कों पर संगठन के लिए काम करती, लड़ाइयाँ लड़ती और खास करके जिस पहचान के लिए जानी जाती थी उस पहचान से वो सरकार को घेरती, मुद्दों पर घेरती, मसलों पे ले आती। जो बातें थी, जो यहाँ पर कई सारे मुद्दों पर उन्होंने खुद सरकार की रहते अपनी सरकार में उन्होंने घेरा। जो पॉपुलरिटी थी, जो उनकी एक बढ़त थी, वो पूरी तरह से माइनस हो गई है। और दिव्या मदेरणा भी सदन में तो है नहीं, सड़क पर भी दिखाई नहीं दे रही हैं। उन्हें चालाकी से जम्मू कश्मीर का सह प्रभारी बना करके भेज दिया गया, जहाँ दिव्या मदेरणा की गतिविधि शून्य हो गई है। वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही हैं, उनकी फ़ोटो आती है, कभी बाहर कभी घूम रही हैं, कहीं कहाँ हैं। तो ये कि नेत्री ऐसी थी जो महिला के तौर पर यहाँ पर अपनी मजबूत प्रेजेंस करती, मजबूत अपनी प्रदर्शन करती और सरकार को घेरती, लेकिन दिव्या मदेरणा भी सीन से आउट हो गई हैं। पांचवा नाम है रविंद्र सिंह भाटी का। रविंद्र सिंह भाटी जो सीऊ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत करके निर्दलीय आए, पहले सदन में जब आए, पहले साल जब सदन चला तो बड़े आक्रामक रहे, पूरी बातें लोकल करते थे। जिस तरीके से वो वहाँ की बातें किया करते थे, बाड़मेर के लैंग्वेज में बातें करते थे, अपने मुद्दों को रखते थे, युवाओं की बात करते थे। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी धीरे धीरे अब देखा जा रहा है, जब उनके ऊपर 2-3 मुकदमे हुए तो वो भी सरकार के पक्ष में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि प्रियंका चौधरी पहले सरकार के साथ हो चुकी हैं, चंद्रभान आक्या पहले हो चुके हैं, रितु बनावत पहले जा चुकी हैं, अशोक कोठारी पहले जा चुके हैं और कहीं न कहीं यूनुस खान भी सरकार के आसपास घूम रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें लगा कि अब उन्हें अकेले निर्दलीय विधायकों में बाहर बैठने से अच्छा है कि धीरे धीरे सरकार के पक्ष में चले जाएं। लेकिन आप देखिए, जब पिछले दिनों सदन में चर्चा हो रही थी तो रविंद्र सिंह भाटी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मैं भी तो आपका ही हूँ। तो इस तरीके सरकार को ये समझाना चाह रहे हैं कि अब धीरे धीरे वो भी सरकार के साथ आ चुके हैं। जिस तरीके से यहाँ पर सदन में ये माना जब रविंद्र सिंह भाटी को लेकर क्रेज बनता था, अब वो उनकी बातचीत में, उनके लहजे में, उनके कामों में वो चीज़ें दिख नहीं रही हैं, वो चीज़ें सामने नहीं आ पा रही हैं। क्योंकि अब धीरे धीरे वो भी सरकार के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से मामले दर्ज हुए तो अब वो आक्रामक जो तरीका था, जो माहौल था, अब धीरे धीरे वो खत्म होता नजर आ रहा है। छठा नाम है लाल डायरी के नाम से मशहूर राजेंद्र सिंह हुड्डा का। जो मंत्री रहे, विधानसभा से उन्हें लास्ट समय में किस तरीके से मार्शल ने खींच करके, घसीट करके ले गए। जब राजेंद्र राठौर नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने विरोध किया था कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्हें घसीट करके बाहर ले जाया गया। फिर विधानसभा चुनाव में गए, मजबूती से गहलोत सरकार के जितने काम हो उसके खिलाफ बोलते रहे, लेकिन चुनाव वो हार गए उदयपुर पार्टी से। ये माना जा रहा था कि अगर ये चुनाव जीत करके आते 23 में तो माहौल बनाते। फिर उन्हें मौका मिला दोबारा, जब ये झुंझुनू उपचुनाव में गए, ये कहा जाने लगे कि अगर राजेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव जीतते हैं तो सदन में हल्ला करेंगे, हंगामा करेंगे, लाल डायरी जैसे मुद्दों को लेकर के आएंगे। चुनाव अच्छा लड़ा उन्होंने, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए।
इनकी चर्चा इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये वही शख्स हैं जो पूरे राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में लाल डायरी के नाम से पहचान मिली, प्रधानमंत्री तक को लाल डायरी पर चर्चा करनी पड़ गई। तो ऐसे में अगर राजेंद्र सिंह गुड़ा विधानसभा में होते तो आज कुछ माहौल अलग होता, लेकिन वो नहीं आ पाए क्योंकि वो सियासत के शिकार हुए, चुनाव हार गए और फिलहाल वो सिस्टम से बाहर हैं। समय समय पर वो अपने बयानों को लेकर के आते हैं, लेकिन उस पर गौर नहीं किया जाता है। सातवां नाम है बाप पार्टी के मजबूत नेता या कहीं संस्थापक कह लें, जो भी कह लें, जो सांसद हैं राजकुमार रोत। 84 में सबसे बड़ी जीत से आए थे वो, और 2023 में जब विधानसभा में आए तो उनके विधायक एक कलरफुल कपड़े में पहन करके विधानसभा आए। बहुत सारी बातें हुई, अलग मुद्दों की बात करते थे वो। कांग्रेस के तमाम नेता उनका विरोध करते थे जो उस इलाके के थे कि राजकुमार रोत मजबूत शक्ति बन जाएंगे, उनके लिए मुसीबत खड़ी होगी। राजकुमार रोत ने कई बार सदन में सरकार को घेरा, मुद्दों को लेकर घेरा, और ये लगता था कि राजकुमार रोत मीणा बाहुल इलाकों से आते हैं तो उस इलाकों से SC ST वाला जो इलाका है सरकार के लिए मुसीबत खड़ी करेंगे, कई सारी मांगें उनकी होंगी, कई सारी बातें होंगी। लेकिन राजकुमार रोत जब सांसद बन गए तो उनकी पार्टी के विधायक यहाँ 4 हैं, लेकिन अब वो उस गति में नहीं है जिस गति में राजकुमार रोत को लोग देखते थे। लोग उनके विधायकों का नाम भी नहीं याद रख पा रहे हैं, भूल गए एक तरह से। तो ये 7 वो नेता थे जिनको कहा जाता था कि ये सारे नेता मिलकर के भजन लाल सरकार के जो नए बहुत अनुभव नहीं है जिस भजन लाल को, उन्हें घेरेंगे, उनके मुद्दों पे घेरेंगे, उन्हें परेशानी खड़ी करेंगे। लेकिन अब संयोग देखिए, समय का चक्र ऐसा चला कि सारे नेता अपने ही षड्यंत्र में, इनके जो साथ के जो गठबंधन थे, जो नेता थे जिनको सामने लाना था, उनके ही कारनामों से ये सारे अब कमज़ोर हो चुके हैं। और फिलहाल भजन लाल शर्मा को जो लोग पर्ची सरकार कहा करते थे, अब सदन में सुनिए तो पूरे दबा के बोलते हैं, कल फूफा भी कर रहे थे, मज़े ले रहे हैं और आनंद ले रहे हैं और सरकार की मौज है। विपक्ष कहीं भी टिक नहीं रहा है। टीकाराम जूली जरूर अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन वो अपने उसी ट्यून और टंग में रख पा रहे हैं जो एक नेता प्रतिपक्ष कर पाता है। तो फिलहाल ये जिस तरीके से विपक्ष को लेकर के लोग खुश थे कि विपक्ष बहुत मजबूत रहेगा, सारे लोग मिल करके सरकार को घेरेंगे, मुद्दों पे बात करेंगे, सदन नहीं चलने देंगे और सरकार घुटनों पे होगी। लेकिन आज स्थिति ऐसी है, सरकार मजबूती से काम कर रही है, आगे बढ़ रही है और ये सारे नेता सदन से एक तरह से आउट हो चुके हैं, सिस्टम में नहीं है और न विरोध कर पा रहे हैं न समर्थन में है, माहौल बदल गया है। तो ये विश्लेषण था राजस्थान की उस राजनीति का जो 2023 में जिसकी पटकथा लिखी जा रही थी और 25 में हम बैठे हैं, लगभग 2 साल होने वाला है और सरकार काम कर रही है और ये सारे नेता सिस्टम से आउट हो चुके हैं। देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।